अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मज़हर अब्बास साहब और रसूल बख्श साहब। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, असद कैसर, जुनेद अकबर, आतिफ खान, शाहराम तरक़ी के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। इस अहम इजलास में जहां पर बातचीत हुई सूबे में दहशत गर्दी और अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक, वहाँ काबीना की तश्कील के हवाले से भी कुछ फैसले हुए और कहा गया कि जब तक खान से मुलाकात नहीं होती काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है। वो ऑप्शंस PTI की नज़र में क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जहाँ जहाँ खिताब सुन रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब का, कल 4 सदा में भी उन्होंने खिताब किया, बहुत ही जारहाना मूड में वो दिखाई दे रहे हैं और उनको सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वो अवाम की अदालत में जाने को ही तरजीह दिए हुए हैं। तो क्या खान की रिहाई एहतजाज से मुमकिन हो सकती है? ये वो पॉइंट है जिसे आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, इससे पहले अगर हम शेर अफजल मरवत साहब के उस दावे की बात कर लें जो वो 25 नवंबर 2024 की बात कर रहे हैं, जब संगजानी के मकाम पर एक बहस थी कि वहाँ रुक जाया जाए, इससे आगे ना जाया जाए। मरवत साहब का मानना है कि मामला बहुत हद तक तय हो चुके थे और खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकती थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। क्या अब भी समझा जाए अगर एहतजाज की सियासत की जाती है तो खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है मज़ाहमती सियासत से? देखिए, आपने 2 इश्यूज़ की बात की है। एक तो जो एहतजाज और दूसरा वो जो मरवत साहब ने गुज़िश्ता साल हुकूमत से मामला तय होने की बात की थी। देखिए, PTI की असल पहचान जो है वो इमरान खान है, उनका एहतजाजी ताकत है और उनका मज़ामती बयानी है, और इसी बुनियाद पर वो इक़्तिदार में आए थे। और इक़्तिदार में इसलिए आए थे कि उस वक़्त उनके एहतजाज और मज़ामती बयानिया को कुछ और फोर्सेस की हिमायत भी हासिल थी, और इसी वजह से वो हुकूमतों को दबाव में भी लाते थे। वो बड़ा एहतजाजी धरना भी कर लेते थे, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च भी होती थी। और फिर जब वो ख़ुद इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद भी कोई सियासी तर्ज़ अमल अख्तियार नहीं था किया। पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते थे, उन्हें तो वो चोर और डाकू करार देते थे, और कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिसमें वो अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट ना करते हों। बात है कि उस वक़्त भी अगर आप देख लें, जैसे अभी ये पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की आपने बात की है कि उनके यहाँ एहतजाज ही है सब कुछ, मज़ामती बयानियाँ हैं, वो समझते हैं इससे उनकी मकबूलियत कायम रहेगी। देखिए, बात है कि एहतजाज और मज़ामती बयानिए की एक अहमियत और हैसियत ज़रूर होती है सियासी तारीख में, सियासी अमल में, लेकिन बिल आखिर मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ते निकलते हैं। माजी की पोलिटिकल फोर्सेस, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इसी प्रोग्राम में लोग कहते थे। अगर मरवत साहब के दावे को दुरुस्त समझा जाए तो फिर एहतजाज तो रंग ला रहा था 25 नवंबर तक। देखिए, मैंने आपको बताया कि वो एक गोल्डन चांस था, उन्होंने तो ये बात की है, लेकिन उसमें रहाई नहीं हो रही थी, उसमें बनी गाला शिफ्टिंग हो रही थी। अच्छा। और ये खबरें अखबारात में छपी हुई हैं, वो उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। और वो जिस जगह पे अगर ये बैठ जाते ना, संजानी के मुकाम पे अगर ये बैठ जाते, मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि हुकूमत ने दबाव में ही रहना था, लेकिन कौन आगे लेके गया? वो थी मोहतरमा बुशरा बीबी। वो चूँकि वो सरखरू होना चाहती थी वहाँ पर अडयाला जेल के सामने कि मेरे बाहर आने के बाद मेरी लीडरशिप में हमने इस्लामाबाद के अंदर गदर मचा दिया। अब ये माहौल जो तारी करना चाहते हैं पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर। देखिए, बात यह कि वो नौजवान चीफ मिनिस्टर है, मैंने पहले भी उनकी तारीफ़ की है कि नौजवान पॉलिटिशियंस अगर आते हैं मैदान के अंदर तो हर चीज़ जज्बात के साथ मुंसलिक नहीं होती। असल ताकत जो होती है हिकमत की है कि अगर आप कंपैरिजन करें उनके पहले चीफ मिनिस्टर की और आज के चीफ मिनिस्टर की, तो वो दोनों तरफ सेट थे और वो बड़ी हद तक उन्होंने सूबा को चलाया कि वो अडयाला जेल के सामने भी जाके मिन्नत तरला डालते थे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इसीलिए तो उन्हें रुखसत किया गया कि वो विकेट की दोनों तरफ के बैठ गए। अब ये मैं नहीं कह रहा, जो हालात वहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं कि 3 दिन से वो अमन जिरगा कर रहे हैं। और मैंने आपको कल भी कहा था कि आपने कल कहा था, वो कह रहे हैं कराची से शुरू करेंगे। भी कराची से यहाँ तक किसने पहुँचना है? असल टारगेट है इस्लामाबाद। और जिस तरह की वहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं, मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि मीटिंग्स में इसमें कोई इत्तला वाली बात भी नहीं है। वो ये वादा करके आए हैं कि मैंने अपने लीडर की रिहाई यकीनी बनानी है। अच्छा। और इसके लिए वो सियासी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और आपको मैं ये बताऊं कि 45 मेंबर जो हैं नए हैं इस पख्तूनख्वा की असम्बली में, जो नए चेहरे लाए गए थे,
और यकीनन सुहेल अफरीदी साहब उनमें से एक हैं। और मैं आपको याद करवाऊँ, मैंने तो आपको एक डेट दी थी। अगर आप पेशावर का जलसा लास्ट जो हुआ था ना, उस वक्त तो सुहेल अफरीदी को कोई नहीं जानता था, इन्होंने उसमें भी खिताब किया था। अच्छा। और इन्होंने कहा था कि हम 22 नवंबर को इस्लामाबाद जाएंगे। तो ये इस्लामाबाद जाने की तैयारी है। अब दूसरी तरफ देख लें कि हुकूमत और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह खान साहब कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या हुकूमत अपनी बुनियाद पे ये सब कुछ कह रही है या कोई और ताकत है? लेकिन इसी दौरान वो बनी गाला की ऑफर्स तो फिर से हो रही है ना। देखें, मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल के अंदर बनी गाला की कोई पेशकश संजीदा है। अच्छा। उसकी वैसे तो गवर्नमेंट भी तरदीद कर चुकी है। यहाँ तक खान साहब क्यों पहुंचे हैं, ये हुकूमत की वजह से नहीं पहुंचे, ये खान साहब अपनी हिकमत अमली की वजह से पहुंचे हैं। वो इस बात का इदराक नहीं कर सके कि माजी के अंदर जब वो एहतजाज करते थे, जब वो मज़ामत करते थे, उनके पीछे कुछ फोर्सेज होती थी, कुछ इशारे होते थे। अब ऐसी कैफियत नहीं है। और खान साहब अगर अंदर बैठे हैं तो अपनी वजह से बैठे हैं। मैं समझता हूं कि हम बतौर जर्नलिस्ट, हमारा हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होता है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, कि सियासी कुव्वतों को अपना किरदार अदा करने की इजाज़त होनी चाहिए। और सियासी जमातों के लीडर जब अंदर जाते हैं ना, तो पहली तरजीह पार्टियों की ये होती है कि अपने लीडर को बाहर निकाला जाए। मैंने तो कोई अभी तक ऐसी संजीदा मूव नहीं देखी जिस बुनियाद पे मैं कह सकूं कि इस बुनियाद पर इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। मेरा ख्याल इमरान खान साहब भी बाहर नहीं आना चाहते, ना पार्टी। अलबत्ता जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो खान साहब की अदालत में सुरखरू होना चाहते हैं। और मुझे खतरा ये है कि वो खान साहब को तो शायद रहाई मुमकिन ना बना पाए, कहीं अपनी हुकूमत का तिया पांचाना करवा दें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपको भी ऐसा लगता है खान साहब की अदालत में सुरखरू होते होते कहीं ये हुकूमत ख़तरे में ना पड़ जाए? और हम एहतजाजी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, क्या कारगर साबित हो सकता है ये खान साहब की रिहाई में? देखिए, जब तक मौजूदा निज़ाम में कुछ जान है, इमरान की रिहाई के इम्कानात नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि अगर इमरान रिहा होगा तो मौजूदा निज़ाम ख़तरे में पड़ जाएगा। और ज़ाहिर है कि मौजूदा निज़ाम जो लोग चला रहे हैं, सियासतदान और दूसरे लोग मिलके, वो ये नहीं चाहेंगे कि निज़ाम कोलैप्स करे। लिहाजा इमरान की रिहाई के इम्कानात हमें नज़र नहीं आते। जुडिशरी में भी अब इतनी जान नहीं रही है जितनी कि कभी पहले थी। तो फिर आफरीदी साहब, तो उसमें देखिए, उसमें मसला सिर्फ ये है कि जो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने तमाम काम एक तहरीक के तौर पे नहीं कर सकता। उसकी एक ज़िम्मेदारी ये होती है कि कुछ सूबे के अंदर लोगों की फलाह, लोगों की बेहतरी के लिए भी कुछ काम करने होते हैं, थोड़े से ही फिर भी करने पड़ते हैं। और एक चीफ मिनिस्टर जो है ना, एक किसी तहरीक का लीडर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। अगर वो चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद अपने आप को सिर्फ तहरीक का लीडर समझेगा तो मेरा ख्याल है फिर उसको दोनों जगह नाकामी होगी। अच्छा। एज चीफ मिनिस्टर भी नाकामी होगी, तहरीक लीडर की भी नाकामी होगी, क्योंकि उसके लिए तहरीक चलाने के लिए आपको सपोर्ट मोबिलाइज़ करनी होती है। उसमें कुछ लोग तो जज्बाती तौर पर आपके साथ होते हैं, कुछ लोगों को कन्विंस करना होता है। ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ के अंदर जो फैक्शनलिज्म है, अंदरूनी खलफशार है, उसकी रोशनी में आपको मोबिलाइज करना होता है कि इसलिए और सब लोग मज़ाहमत के हक़ में नहीं है पार्टी के नहीं, मज़ाहमत के हक़ में इसलिए नहीं है कि मज़ाहमत इस वक्त चल नहीं सकेगी, क्योंकि ये हुकूमत जो है ना किसी असूल पे चलती है, ना जमहूरियत पे चलती है, ना वो उन पॉलिटिकल और जो राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, ना उनमें बिलीव करती है। तो चूँकि हमें मालूम है कि हुकूमत ऑपरेसिव है और ऑपरेशन इस्तेमाल करेगी, जो उन्होंने पिछले साल 26 नवंबर को भी किया था। अब के LPT के क्या थी, वो TLP के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्तेमाल किया, वही डंडा ही है ना। तो डंडा चूँकि ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं, तो उसकी वजह से जो है आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो निहत्ता होने के बावजूद जो है इस किस्म की एक्सेसेस को जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज पे सिर्फ एजिटेशन से काम चलेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। एजिटेशन और पॉलिटिकल प्रूडेंस, अकली तकाज़े जो हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, उनको वो पूरे करने पड़ेंगे। अगर वो अकली तकाज़ों को नहीं पूरा करते और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जो बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम नहीं देते और सिर्फ यही सोचते हैं कि गर्मा गर्म तकरीरें करके आप चीज़ें आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। है। पाकिस्तान देखिए,
पाकिस्तान का या तो हो ना कि आपकी तकरीर से पूरा मुल्क बाहर निकल आएगा, जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस वक्त ना ये मुल्क के आम आदमी ना इमरान के कहने पे बाहर निकलेंगे, ना हुकूमत के कहने पे बाहर निकलेंगे। हुकूमत को भी डिफेंड करने के लिए कोई तैयार नहीं है इस वक्त कि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं। तो लिहाजा हुकूमत भी अगर कोशिश करेगी तो वो भी डुगडुगी बुझाएगी, और अपोजिशन के लिए तो मुश्किलात ज़्यादा होती हैं क्योंकि अपोजिशन के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, और हुकूमत के पास तो रियासती कुव्वत होती है, डंडा होता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है। यानी नवंबर में निकलने का फैसला दुरुस्त नहीं होगा पीटीआई का? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी इस पे थिंकिंग की ज़रूरत है। करना आप क्या चाहते हैं? इस्लामाबाद आके क्या करेंगे? कितनी दफ़ा इस्लामाबाद आ लिए हैं। नवंबर पे बड़ा जोर है कि जी नवंबर में ही करना है। वो ठीक है, एक वो कुछ डेटें जो है ना वो दिमाग में आ जाती हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें थोड़ी सी प्रूडेंस की ज़रूरत है, थोड़ी सी आवाम की सपोर्ट मोबिलाइज करने के लिए। आवाम को ये यकीन हो कि आप उनको एक नया मुस्तकबिल दे सकते हैं, ये उम्मीद दिलाएं ना, और फिर उसके बाद आवाम आपके साथ आएंगे। जब आपको ये पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं और आवाम को क्या गारंटी देंगे, तो फिर काम नहीं बनेगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हालात में प्रेजेंट स्टेटस को के चेंज होने के जो है इम्कानात हैं। ये स्टेटस को हैवीली कहना चाहिए कुव्वत की बुनियाद पे है, अवाम की सपोर्ट पे नहीं है, और चूंकि अवाम में खौफ की फ़िज़ा कायम है, नाउमीदी है, खौफ है, उसकी वजह से अवाम बाहर नहीं आ रहे, और अवाम की सपोर्ट इस निज़ाम की चूँकि और आप कह रहे हैं ऐसी सूरत हाल में सुहेल आफरीदी साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और ये किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं कि अगर उन्होंने अपने तौर पर, मज़हर अब्बास साहब, ऐसा महसूस होता है कि नए वज़ीर आला ने ख़ुद को ये टास्क दे दिया कि वो सिर्फ रिहाई के लिए आए हैं खान साहब की, और बाकी जो भी सूबे की तरजीहात हैं वो दूसरी तरफ हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जेल के बाहर जो क़यादत है वो मज़ाहिमत पर इतना यकीन नहीं रखती, वो मसाहलती कोशिशों की बात करती है, लेकिन जो नए वज़ीर आला हैं वो सिर्फ मज़ाहमती बयानियाँ आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। क्या ये दोनों मिलकर कोई ऐसी तहरीक चला सकते हैं जिससे खान साहब की रिहाई मुमकिन बन सके? देखिए, माजी के मुकाबले में जो इस वक्त मुश्किलात है इस वक्त की अपोजिशन को, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ, जब हम अपोजिशन कहते हैं तो उसमें और भी दीगर जमातें हैं जो अपोजिशन की हैं, लेकिन क्योंकि मेजर अपोजिशन जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ है, तो माजी के मुकाबले में माजी में आम तौर पे अपोजिशन के कहीं ना कहीं पुश्त पर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती थी, और मकसद हुकूमत को दबाव में लाना या हुकूमत को तब्दील करना होता था। तो इसलिए उसमें हमें जनरली कामयाबी नज़र आती थी कि हुकूमत तब्दील हो जाती थी, वो किसी भी तरीके से हो उसमें। यहाँ बिल्कुल मामला उल्टा है। यहाँ ये जो तहरीक है या ये जो धरना है या जो एहतजाज है, ये बज़ाहिर हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। ये बज़ाहिर जो है, ये इस वक्त जो टकराव है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे, इस्टेब्लिशमेंट जो है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का वो जो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेक हो किसी तरीके से। तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें नज़र आती है इसमें। अब जो पिछले 2-2.5 साल में जब इमरान खान बाहर भी थे उस वक्त भी और फिर उसके बाद भी हमने देखा कि चाहे वो धरने की शक्ल में हो, चाहे वो और दीगर वाक़यात हों जिसमें 9 मई भी आ जाता है और दीगर वाक़यात हों, तो उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही तहरीक इंसाफ को, जो माजी में अक्सर हमने देखा था कि अपोजिशन को हो जाती थी कामयाबी। अब जो 26 नवंबर वाला वाक़या था, वो जिसको इमरान खान साहब ने लास्ट कॉल कहा था कि फ़ाइनल कॉल, लेकिन उस फाइनल कॉल के नतीजे के बाद हमने देखा कि एक बड़ा ब्रेक आ गया इसमें। अब ये दूसरी फाइनल कॉल क्या होगी? अब मुझे लग रहा है कि ये दो तरफा स्ट्रैटेजी बन रही है। अच्छा, एक तरफ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जिसकी स्ट्रैटेजी ये है कि हम जलसे करें, जलसे के बाद हम कोई कॉल दें। अब अगर वो जलसे शुरू करते हैं, क्योंकि याद रखें कि ये जो कुछ भी होगा नवंबर में होगा, क्योंकि दिसंबर का मौसम ऐसा नहीं होता। अच्छा, दिसंबर और जनवरी का कि जिसमें कोई तहरीक चल पाए।
तो अक्टूबर, नॉर्मली अक्टूबर और नवंबर के महीने ऐसे होते हैं कि जहां आप कोई मजबूत तहरीक या एहतजाज ही मौसम कहा जा सकता है इन्हें। तो आप ये समझ लें कि अगर आप जल्द से शुरू करते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत करते हैं तो फिर जो अपनी खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रैटेजी PTI बना रही है वो क़दरे मुख्तलिफ है। अब ये मिल जाएंगे, जाहिर है। ये याद रखें कि नवंबर में मौलाना फजलुर रहमान भी एक लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने भी ऐलान किया है कि एक लॉन्ग मार्च वो इस्लामाबाद में ले जाने का वो करते नहीं करते, उन्होंने हिदायत की है कारकुनों को, लेकिन अभी वो जा रहे हैं या नहीं इस हवाले से कुछ भी कहना कबल। हाँ, बस वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहरहाल एक तैयारी एक तरीके से। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये याद रखें कि इस वक्त जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात। उसका बहुत हद तक अगर आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ आपकी सूरत हाल ख़राब हो जाती है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल आ रही है, तो इसमें फिर कहीं ऐसा ना हो कि गैर मामूली इक़दामात की तरफ चले जाए रियासत, और वो सूरत हाल वो हो जाए कि जिसमें बहुत सी चीज़ें लिपट सकती हैं। अब अब ज़ाहिर सुहेल आफरीदी साहब तो यंग हैं, लेकिन उनके साथ जो भी है, सुहेल आफरीदी को लाया क्यों गया है? इसलिए कि इमरान खान एग्रेसिव पॉलिटिक्स पर यकीन रखते हैं। तो इस एग्रेसिव पॉलिटिक्स का कोई फ़ायदा हुआ है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, उन्होंने तो जो 26 नवंबर का था वो उनको ये उम्मीद थी कि 26 नवंबर का जो धरना होगा वो डिसाइसिव होगा, क्योंकि जब ही उन्होंने फाइनल कॉल कहा था उसको। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो विद इन PTI जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। तो अब जो इनका 26 नवंबर के बाद हमने कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं देखा PTI का। अब PTI इस पोजीशन में है कि वो कोई बड़ा एहतजाज कर सके या इस्लामाबाद की तरफ जाने का सोच भी सके? देखिए बड़ा एहतजाज क्या होता है? अगर आप 20-25 हज़ार लोग भी ले गए तो वो बहुत बड़ा एहतजाज है, क्योंकि हमारी यहाँ फिगर्स जो मैच करती हैं वो यही होती हैं कि अगर आप 20-25 हज़ार और 20-25 हज़ार ले जाना कोई बहुत तहरीक इंसाफ के लिए, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में उनको मैसिव सपोर्ट हासिल है, वो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। असल चीज़ ये कि फिर स्टेट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो किस जगह पे रोकेंगे उनको, असल चीज़ ये। और अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम जायज़ा लें अली अमीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी साहब में, गंडापुर साहब जिनके ताल्लुकात दोनों तरफ थे और वो एक ब्रिज का काम कर रहे थे, अगर वो कामयाब नहीं हुए तो आफरीदी साहब जो इतने एग्रेसिव मूड में हैं और जो सिर्फ खान साहब को सुरखरू करना चाहते हैं, क्या वो कामयाब हो सकते हैं? देखिए, वो उसमें ख़तरा ये कि उसमें हेड ऑन होगा, और हेड ऑन कोलिजन जो होता है या हेड ऑन जो चीज़ें होती हैं उसके नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। अब ये क्या जहन में तहरीक इंसाफ ने कहीं बैठा लिया है कि अगर कोई ऐसी एक्शन हुआ कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल को सामने रखते हुए कोई डायरेक्ट एक्शन की तरफ चले जाए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को उसमें भी बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं होगा। यानी अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट डिसलॉज भी कर दी जाए तो सियासी तौर पे तो उनको नुकसान नहीं होगा। मुझे लग रहा है सुहेल आफरीदी हेड ऑन की तरफ जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर माफ़ कीजिएगा जी, उसे काम डाउन करने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि एकदम हम हेड ऑन पे ना जाएं, हम जलसों से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाएं, और ज़रूरी नहीं है कि नवंबर में ही एक फ़ाइनल कॉल दी जाए, ऐन मुमकिन है कि उसके बाद जनवरी तक चले जाएं। तो मेरा ख्याल है जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि हमें बिल्डअप करना चाहिए, ठीक है, जबकि सुहेल आफरीदी साहब जिस बज़ाहिर जिस प्रोग्राम से आए हैं वो ये कि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें कामयाब कौन होता है, कामयाब कौन आता है और किसकी चलती है। रसूल बख्श साहब, आपकी नज़र में क्या सुहेल आफरीदी साहब पार्टी की बात सुनेंगे? बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा जो मफाहमत पर यकीन रखते हैं, उनके मशवरे पर चलेंगे, या फिर वो जो जिस एजेंडे को लेकर आए हैं खान साहब से मिलना और उनकी रिहाई, उसी पर कारबंद रहेंगे? देखिए, जो
हिकमत में अमली बनेगी और जो एजेंडा होगा वो सलमान अकरम राजा का नहीं होगा। ये मशवरे दे सकते हैं, कोई असर डाल सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये बात कि जारहाना सियासत करनी है, मज़ाहमत करनी है सड़कों पर और हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादम की पॉलिसी और दबाव को जारी रखना है, ये फ़ैसला अडियाला में होगा। और जो फ़ैसला वहाँ पे होगा, लगता यही है कि अफरीदी साहब उसी को सीने में लगाएंगे और उसको लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ एहतजाज का फैसला होता है तो क्या कोई ऐसी कामयाब एहतजाजी तहरीक चलाई जा सकती है जिससे खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके? मेरा ख्याल ये है कि ये रिहाई किसी जलसे जुलूस और धरने के नतीजे में कभी नहीं होगी। अच्छा, उससे एक दबाव बढ़ाया जा सकता है जो माजी में भी होता रहा है, लेकिन ये दबाव सिर्फ अगर एक सियासी जमात की तरफ से हो और अपोजिशन की दीगर सियासी जमातें उनका साथ ना दें और इसके अलावा और बड़े ताकतवर बाअसर हलके होते हैं हमारी सियासत में, मुआशरे में, जिसमें सहाफ़ी हैं, मीडिया है, लॉयर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, अगर वो इंडिफरेंट रहते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते, तो ग़ालिबन जो एक अलहदा से तहरीक है, तहरीक इंसाफ चलाएगी, उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह पहले भी बात यहाँ पे उठाई गई है कि मामला ये नहीं है कि शहबाज शरीफ के साथ, जरदारी साहब के साथ, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ उनका तनाव है, वो तो है, एक सियासी कशमकश उनके साथ है, लेकिन वो ये समझते हैं और तासुर उमूमी तौर पर यही है कि इस वक्त जो निज़ाम है उस निज़ाम के पीछे उसकी सरपरस्ती किसी और के हाथ में है, और जब तक उनसे दो हाथ नहीं होते उस वक्त तक ये जो एक सियासी इनकलाब चाहते हैं मज़ाहमत के तौर पर, वो फिर बर्पा नहीं हो सकता, वो नहीं कभी हो सकेगा। अगर आप इसी मफरूज़े को सामने रखें कि जारहाना पॉलिसी अख्तियार करके वो तसादुम करना चाहते हैं मजबूत हाथों से, तो मजबूत हाथ तो बहुत मजबूत नज़र आते हैं, और उसके लिए अगर आप मिसालें लें दीगर ममालिक की कि मशरक़ी यूरोप में कई इनकलाबात है, मशरक़ी वस्ता में कई इनकलाबात है, हर जगह पे है, उनकी मिसालें दी जाती हैं, बांग्लादेश की भी मिसाल दी जा रही है। क्या वो सूरत हाल पाकिस्तान में इस तरीके से मौजूद है कि जहाँ पे तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए और जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ और वो अवामी लीग के पीछे पड़ जाए, उस सूरत में तो कामयाबी हो सकती है, लेकिन दो बड़ी सियासी जमातें हैं, इसके अलावा मीडिया है, और जो मुतहर्रिक ग्रुप माजी में रहे हैं हमारी सिविल सोसाइटी के, वो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में बटे हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि उसी तरह की यकसुई है जो अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चली थी, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ चली थी, या कि अयूब खान के ख़िलाफ़ चली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दबाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे क्योंकि इनके लिए नागुज़ीर है। अगर ये दबाव और मज़ाहमत की सियासत नहीं करते तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने जो मौजूदा निज़ाम है, हाइब्रिड कहें जो भी कहें, उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया है। ठीक है। और दूसरी जानिब से काविशें और ख्वाहिश और दबाव यही है तरीके इंसाफ पे कि आप इस निज़ाम को कबूल फरमाइए, फिर इसके बाद 2 साल और 2.5 साल के बाद जब आइंदा इंतखाबात हो गए तो उसमें हम देख लेंगे कि आपके लिए क्या गुंजाइश पैदा की जा सकती है। तो उनकी सियासत, उनके नज़रिए और उनकी जो एक पॉलिटिकल लेगेसी है और इमरान खान की जो अपनी एक सोच और फिक्र है, उसका तकाजा यही है कि मज़ाहमत को जारी रखा जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मज़ाहमत जिससे वो कर रहे हैं, जैसे टक्कर ले रहे हैं, उसके लिए ग़ालिबन उनकी तैयारी मुआशरती लेवल पे और सियासी लेवल पे ऐसी नहीं है, समाजी लेवल पे कि जहाँ पे वो यहाँ इनकलाब आ सके। तो इस तसादुम से मेरा ख्याल है उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तो तसादुम से इज्तनाब ही करना चाहिए, और अगर ऐसी मज़ाहमती पॉलिसी को ही आप लेकर चलेंगे तो फिर आपके हाथ खाली ही रहेंगे। हमारे पैनल की राय ये है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है। दोहा के बाद इस्तंबुल में पाक अफ़गान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक सजी है। इन मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में हो रहा है। 19 अक्टूबर को दोहा में जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे और जो मुआहिदा हुआ था, आज की मुलाकात उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है। आज की मुलाकात में क्या डिस्कस होगा, किन नुकात पर बातचीत होगी और क्या कुछ मनवाने की कोशिश की जाएगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, कितनी उम्मीद रखी जाए कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? क्योंकि एक जो स्टेटमेंट वज़ीर दिफा की आई है ख्वाजा आसिफ साहब की, वो तो कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ठीक है, वरना फिर अफ़गानिस्तान से खुली जंग है। क्या समझा जाए इस? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं और आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले उनके बयानात पे हम यहाँ पर तनकीद करते रहे, लेकिन अब ख्वाजा साहब के बयानात से लगता है कि हुकूमत और रियासत यकसू है और संजीदा है कि हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है और कोई भी बाहर से जो हमारी फोर्सेस पे अटैक करेगा उन्हें माफ़ी नहीं देनी। अब आ जाएं कि दोहा के बाद जो इस्तांबुल का मुज़ाकराती अमल है, वहाँ पर हमारे वज़ीर दिफा थे और हमारे कौमी सलामती के मशीर थे और उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए वहाँ पर उनके वज़ीर दिफा थे और उनकी कैबिनेट के 2 अरकान थे। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ इस्तांबुल के अंदर, यहाँ पर हमारे DGMO और डिप्टी DGMO हैं और उनके नायब वज़ीर ख़ारजा और उनके साथ हमारे DGMO का वहाँ जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि रियासत और हुकूमत अगर एक पेज पे है तो इस वक्त ये फैसला हो चुका हुआ है कि इनको अब स्पेयर नहीं करना, इसलिए कि हमारी फोर्सेस के अफसर और जवान शहीद हुए हैं और ये दर्द इस सतह पे इससे पहले महसूस नहीं किया गया। और अफ़गानिस्तान ने तो एक तमाशा लगाया हुआ था कि आप देखें कि वो हमला करते थे, इधर से मिन्नत और समाजत होती थी जी कि हमने शवाहद पेश कर दी हैं, बुला के उनके नुमाइंदे को एहतजाज कर दिया। ये लाइन ड्रॉ की है 100% दुरुस्त और ख्वाजा साहब ने अपना प्रेशर उसी तरह बरकरार रखा है। अब इस मीटिंग का मकसद क्या है? देखें, इस मीटिंग का मकसद ये था कि एक मैकेनिज़्म तय करना है, उसमें वहाँ पर अफ़गान फोर्सेज और अफ़गान इंतज़ामिया वो जो शिकायत का क्या अजाला कर पाएगी और इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। और अगर बात यह कि वो इस हवाले से संजीदा होंगे तो पाकिस्तान जो है वो जवाबन अफ़गानिस्तान के साथ उसी तरह अपना सलूक रखेगा जैसे माजी में रहा है। और अगर वो समझे कि वो भारत के इशारे पे पाकिस्तान के लिए कभी वो कहें हम फलाने पे डैम बनाएंगे, ये करेंगे, तो इसका मतलब कि वो किसी एजेंडे पे कारबंद हैं। इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब की बात को मैं ज़्यादा मौसर समझता हूँ कि ये प्रेशर उसी तरह बरकरार रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान, लेकिन इस मुआहिदे के दौरान ही अगर वो डैम बनाने का ऐलान कर रहे हैं वहाँ पे, तो फिर क्या समझा जाए? दरअसल पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा है, इससे पहले ऐसी बात क्यों नहीं थी? आप टाइमिंग देखें, इसलिए कि भारत को जो पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क था, दिन में तारे दिखाए ना, धूल चटाई है, अब दोबारा नहीं हरकत की, तो वो अफगानिस्तान के वाया काम कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी मैं बता दूं सिर्फ 4 घंटे लगे थे, सिर्फ 4 घंटे। तो मामला जहां जहां उनकी पनाह गई थी तो वहां तक टारगेट किया तो पता लग गया ना, सेक पड़ा जब। तो लिहाजा ये उनको भी पता है कि अब पाकिस्तान भी बड़ा संजीदा है और पाकिस्तान इस तरह कुर्बानियों का मुतम्मल नहीं हो सकता। इस मुल्क के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों की एक तारीख है और अगर पाकिस्तान ने वाक़तन आगे की तरफ जाना है, संजीदगी इख्तियार करनी है, मुआशी हवाले से टेक ऑफ करना है, इस बॉर्डर को सद्देबाब करना पड़ेगा। बड़ी लंबी चौड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, क्यों कर दी हैं, किस लिए दी हैं, इतना ज़्यादा बरादराना तल्लुक जो है पाकिस्तान के बारे में नहीं रहा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब कोई लचक देने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, आज की जो मीटिंग हो रही है उसमें दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए निगरानी के निज़ाम के क़याम पर बातचीत की जाएगी। आपको लगता है कि जो तालिबान इंतज़ामी है वो इस मामले पर संजीदगी से कोई पेशरफ्त करेगी? देखिए, निगरानी का मेकनिज़म बनने के इम्कानात तो हमें नज़र नहीं आते, इसलिए कि हमारे पास कोई ऐसा बयान नहीं है जिसमें उन्होंने एडमिट किया हो कि वो जो दहशतगर्दी है उसका कुछ हिस्सा जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। अच्छा। वो तो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी तो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, ये पाकिस्तान अपने अंदर देखे, हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई मेकनिज़म बन सकेगा। उनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान कोई बड़ी फ़ौजी कार्रवाई ना करे, छोटी मोटी बॉर्डर पे जो करता है वो ठीक है, लेकिन बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान ना करे, अमन वहाँ जो है वो कायम रहे। और दूसरा ये है कि वो दूसरा उसका मकसद उनका ये है कि
जो उनकी तजारत है, दो किस्म की तजारत है। एक ट्रांजिट ट्रेड है जो कराची के थ्रू होती है, और दूसरी इनकी बायलैटरल ट्रेड है। तीसरी आप कह लें स्मगलिंग है, वो भी ट्रेड ही का हिस्सा है। वो किसी तरह रिस्टोर हो जाए, उसके लिए वो जो है थोड़ा से सॉफ्ट प्ले कर रहे हैं, ताकि कतर या दूसरे ममालिक जो हैं वो शायद ये माहौल पैदा कर दें। लेकिन इस सिलसिले में पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी जो मुसीबतें पाकिस्तान ने जो पाली हैं, ये उनकी अपनी पॉलिसी, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ का नतीजा है कि वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। यहाँ तो बहुत से लोगों ने उन्हें पाकिस्तान हुकूमत को ये समझाने की कोशिश की थी कि ये पॉलिसियाँ काम नहीं करेंगी, लेकिन हमने वो दौर देखे हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमने वाज़ेह कर दिया कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद रहेगी, पाकिस्तानियों की जानें ज़्यादा कीमती हैं तिजारत से। देखिए, ये तो हमें पता है कि उन्होंने ओपन नहीं की है तिजारत उनके, तो मैं तो सिर्फ उनके मुफाद की या इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि वो खोल रहे हैं। पाकिस्तान फ़िलहाल नहीं जो है वो इस चीज़ को खोलेगा। मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को अब कम से कम कुछ तो सबक ले लेना चाहिए और वाज़ेह पॉलिसी अफ़गानिस्तान पे अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि माजी में जो कभी डबल ट्रैक की पॉलिसी पाकिस्तान चलाता था, कभी ट्रिपल ट्रैक की पॉलिसी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे चलाता था। और कोई अगर, हमने तो वो दौर भी देखा हुआ है कि कोई अगर अफ़गान महाजरीन के बारे में कोई तनकीद कर दे या अफ़गान तालिबान के बारे पे के मुतल्लिक कोई तनकीद कर दे, उसकी शामत आ जाती थी इस मुल्क के अंदर। हमने तो वो दौर भी देखे हुए हैं इस मुल्क के अंदर। तो अब यह है कि पाकिस्तान को दो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। एक तो ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी एनहांस करें, ठीक है, बॉर्डर की मूवमेंट कंट्रोल करें। सेकंड ये है कि अगर ख़तरा है और कोई ज़रूरत हो तो वो जो टारगेट्स को अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करें, ठीक है, जो कि पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि इतनी टेक्निकल नो हाउ पाकिस्तान के पास है, इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान के है। तो पाकिस्तान उनके अड्डों को जो है वो टारगेट करे, ताकि अफ़गानिस्तान को ये पता हो कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है इसकी। बाकी रहा डैम बना रहे हैं, बनाने दे डैम। कोई डैम 2-4 दिन में तो बना नहीं करते, वो तो एक तवील अरसे का काम है। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडे के लिए इंडिया इनकरेज कर रहा है, उससे फौरी तौर पे उसका इम्पेक्ट नहीं है। फौरी तौर पे जिस चीज़ का इम्पेक्ट है वो है कि पाकिस्तान अब किस किस्म की पॉलिसी अफ़गानिस्तान की तरफ अडॉप्ट करना चाहता है। सिर्फ पाकिस्तान का मसला ये है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर भी दबाव बिल्ड होता है कि एक रिलेशनशिप को कायम रखा जाए। मिसल ट्रेड में पाकिस्तान, जहाँ अफ़गानिस्तान बेनिफिट करता है, वहाँ पाकिस्तान में भी लोग बेनिफिट करते हैं इस ट्रेड से। जाहिर है कि वो इस ट्रेड को रिज्यूम करवाना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादा नुकसान किसका है डॉक्टर साहब अगर ट्रांजिट ट्रेड बंद? देखिए, इसमें नुकसान ज़्यादा अफ़गानिस्तान ही का होता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के ऊपर। उसकी ज़्यादा तजारत पाकिस्तान से है या पाकिस्तान के ज़रिए है। बाकी ईरान से भी उनकी कुछ ट्रेड है, और लेकिन ये है कि जो एक्सेस टू सी है वो ईरान से इतना करीब नहीं है जितना कराची इनको करीब पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान इसमें बारगेन करे कि अगर वो कोई कंसेशन लेनी है उसने इस सिलसिले में, तो अफ़गानिस्तान ये गारंटी दे कि वहाँ से इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होगी और वो इन तंजीमों को हौसला शिकनी करेगा और वो आज़ादी नहीं होगी जो इस वक्त उनको मुहैया है। तब पाकिस्तान जो है वो फिर ट्रेड में फैसिलिटीज दे सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं हमारे पास ये एक ऐसा टूल है ट्रांजिट ट्रेड का, जिसको इस्तेमाल करके ट्रांजिट और बायलैटरल दोनों अपने जो है मुतालिबात और मनवा सकते हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बड़ी हद तक दूर हो सकते हैं। मज़हर अब्बास साहब, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड बंद रहेगी जब तक मामला तय नहीं होते सिक्योरिटी के हवाले से। अगर इस हद तक अफ़गानिस्तान डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान पर, तो फिर आज की बैठक किस हद तक नतीजा खेज़ हो सकती है? कितने चांसेस हैं कामयाबी के आज के मुज़ाकरात के? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जिस तरह का बयान ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया, उस तरह का बयान एक वज़ीर को देना नहीं चाहिए। आपके मुज़ाकरात कितने ही टेंस क्यों ना हो, सूरत हाल कैसी ही क्यों ना हो, जब एक ऑन गोइंग डायलॉग हो रहा होता है तो उससे पहले तो आप ख्वाजा आसिफ का बयान अगर हम समझ लें तो इसका मतलब ये ना कि या तो ये बात माने या जंग कर लें। तो अब वो फिर मुज़ाकरात का तो नहीं हुए फिर वो।
चीज़ ये है कि लेकिन क्या इस दौरान अगर वहाँ से ऐसे क्या ऐलानात हों कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए हमने डैम बनाने का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या ये भी दुरुस्त है? नहीं, अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, आपने उनको उसी तरीके से डील करना है। आपने जाहिर है जब अफगानिस्तान खुली जंग नहीं लड़ सकता आपसे, अफगानिस्तान की जो कैपेसिटी है, ख़ास तौर पे तालिबान की जो कैपेसिटी है, वो फुल फ्लेज वॉर की कैपेसिटी नहीं है, वो गोरिल्ला वॉर की कैपेसिटी है। तो वो तो लॉन्ग टर्म उस पर जाते हैं वो, जाहिर है। लेकिन उनका जो 20, 25, 30 साल का तजुर्बा है उसमें पाकिस्तान की इनपुट शामिल है, पाकिस्तान के साथ मिलके उन्होंने बहुत सी लड़ाई लड़ी है। अब ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं, तालिबान और वो, और उसमें ज़ाहिर है इंडिया जो है वो उससे फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि हमें खदशात सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर से नहीं हैं, हमें तो ज़्यादा खदशात ईस्टर्न बॉर्डर से हैं। तो अगर वेस्टर्न बॉर्डर खुल जाता है और वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हो जाती है और ईस्टर्न बॉर्डर भी गर्म हो जाता है, तो फिर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम 2 बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल पाकिस्तान की ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है, पाकिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो टीटीपी को बैक करते हैं किसी भी सूरत में, और अब भी ये ख़तरा है कि अगर कोई बड़ी लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और उनसे मुलाकात जो दूसरी आउटलेट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनली डिस्टर्बेंस कर सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी रिलीजियस फोर्सेस हैं जो इनडायरेक्टली इन चीज़ों को, पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़, ये इस किस्म के इक़दाम के ख़िलाफ़ इक़दाम कर सकती हैं। तो क्या हम उन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं? इन चीज़ों के लिए हमें, जिस तरह भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमने इतनी फॉल्टी पॉलिसी रही है पिछले 40 साल की हमारी दोनों अफ़गान जंगों की, कि जिसने हमने अपने ही सरजमीन को एक बैटल ग्राउंड बना दिया। इवन आप 79 ऑनवर्ड अब जो सिचुएशन है उसमें आपको नहीं लगता कि हमें इदराक हो चुका है कि हम कहाँ गलत थे और हम माजी से सबक सीखने के लिए अब तैयार हैं? हाँ, तो लेकिन सबक सीखने के लिए आप ये भी तो देखेंगे ना कि आप किस हद तक जाना चाहिए, किस हद तक नहीं जाना चाहिए। हमें बिल्कुल अफ़गानिस्तान के मुझे आई होप कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये नतीजा खेज साबित हों, लेकिन जिस तरह की तालिबान का एक इशू, बहुत बड़ा इशू ये है तालिबान का, अफ़गान तालिबान का, कि उनको ख़तरा जो है वो इंटरनली बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उनको ख़तरा ये है कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हद तक नहीं जा सकते, इसलिए कि उन्हें ख़तरा टीटीपी से ज़्यादा आईएसएस से है, कि टीटीपी कहीं आईएसएस के साथ मिल जाएगी अगर, तो ऐसा ना हो कि वो ख़ुद तालिबान के इंटरनली तालिबान के लिए वो ख़तरा बन जाए। और ये हमने माजी में देखा है। देखिए अल-कायदा के मसले पर वो नहीं निकाल सके उसामा बिन लादन को, नहीं कह सके मुल्ला उमर कि उसामा बिन लादन चले जाएं। तालिबान का होल्ड बहुत, अल-कायदा का होल्ड बहुत था वहाँ, अब वो उस चीज़ को, दाइश का वो होल्ड आ गया है। दाइश DI खान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मौलाना फजल रहमान पे जितने अटैक्स हुए हैं वो ख़ुद कहते हैं कि उसमें दाइश मुलव्विस है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर दाइश और टीटीपी की ये सूरत हाल है और अफगानिस्तान के अंदर, और जाहिर है यहाँ कार्रवाइयाँ करके वो वहीं जाते हैं, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, हमें टारगेटेड ऑपरेशन पे ही रहना चाहिए। ठीक है, उन पे प्रेशर बढ़ाते रहना चाहिए, और इंटरनली टीटीपी या दाइश या दूसरी जो जमातें हैं, कलअदम तंजीमें हैं, उनके खिलाफ हमें इंटरनली बहुत मैसिव ऑपरेशन की, उसकी टारगेटेड उसकी ज़रूरत है। लेकिन खुली जंग वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ख़तरा बढ़ा देती है। ठीक है, उससे, क्योंकि उससे सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर गर्म नहीं, खदशा ये है कि कहीं ईस्टर्न बॉर्डर भी गर्म ना हो जाए, क्योंकि बहरहाल इंडिया जो है कहीं ना कहीं अफगान तालिबान को टिप ऑफ ज़रूर कर रहा होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि हम एक साथ 2 बॉर्डर्स पर लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में मौजूदा सूरत हाल में इंडिया के साथ जैसे क़ुरबतें बढ़ी हैं और जिस तरह से डैम बनाने का ऐलान किया गया है, क्या अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी के ख़ात्मे में पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार होगा? मेरा ख्याल है कि ये समझना कि अफ़गानिस्तान बहुत अरसा तक पाकिस्तान के साथ तसादुम की पॉलिसी अख्तियार करके कुछ हासिल कर सकता है,
ये बिल्कुल लाहासिल सी बात है। वो बड़े रैशनल एक्टर्स हैं, ये नहीं समझते कि और ये समझना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर ये ट्रेड बंद रहता है, और ये ट्रेड की जो बंदिश है ये एक ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान ने 1948 से इस्तेमाल करना शुरू किया और अभी तक हम उसको कर रहे हैं, बड़े मौसर तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। और उन्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, चाबहार है, ईरान का रास्ता है, मरकज़ी एशिया है, हिंदुस्तान है, सब कुछ है, लेकिन जो पाकिस्तान की सरहदी तिजारत है और पाकिस्तान की राहदारी है उसका मुतबादिल वो आज तक वो बना नहीं सके, ना वो बना सकते हैं। अफ़गानिस्तान का मैं समझता हूँ पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल मुश्तरका है। अच्छा। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हमने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और मरकज़ी एशिया को लिंक करना है, और ये सारे इलाके खुशहाल हो सकते हैं। और लेकिन यह है कि अफ़गानिस्तान को कुछ अपने बारे में, अपनी तारीख़ के बारे में उनको ज़्यादा सबक सीखने की ज़रूरत है। हमने जो सबक सीखने थे वो हमने सीख लिए हैं। वो ये है कि वो एक किसी बाहर की ताकत को अफ़गानिस्तान का एक धड़ा लाकर ना वो अपने मुल्क को मुस्तहकम कर सकता है। ये वहाँ का लेसन है जो 1973 के बाद की जो सूरत हाल वहाँ पैदा हुई उससे है, और वो अगर करेंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से, दूसरे ममालिक से मदाखलत होगी। अब मौजूदा सूरत हाल में मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो ये है कि हम तालिबान के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, हम ट्रांजिट ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, हम आगे राहदारियाँ बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ये है कि हम किसी भी सूरत में इस बात पे समझौता नहीं कर सकते, न करना चाहिए। और उसके बारे में बरमला तौर पर तालिबान की हुकूमत को बता दिया गया है कि टीटीपी हो या दाइश हो, कोई कार्रवाई वहाँ पे करेगा तो ये ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। अगर वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो ये ज़िम्मेदारी हम पूरी करेंगे। ये हमने करके दिखाया है। इसका असर आप देखेंगे कि ये जो आउटकम है दोहा में, वो कोई इस वक्त मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसके बारे में मायूस नहीं हूँ कि उसमें अगर ये नहीं पेशरफ्त नहीं होती तो कोई किसी और सतह के ऊपर मुज़ाकरात हो जाएंगे और हो सकता है कि कोई अच्छी खबर मिले। लेकिन हम फैसला जो कर चुके हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर वो अब दहशतगर्द अफ़गानिस्तान के इसी इलाके में जाके छुपते हैं, हमें पता चलेगा और हमारी फोर्सेस उनका पीछा करेंगी, और ये हमारा हक बनता है, और ये हमारी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। दूसरा ये है कि यहाँ जो उनके सहूलतकार बने हुए हैं उनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, और ये भी मैसेज मेरे ख्याल में एक क्लैरिटी के साथ जा रहा है। एक बात मैं पानी के हवाले से करूं कि जो पानी की बात करें, ये काफ़ी अरसे से मनसूबाबंदी हो रही है कि दरिया काबुल के ऊपर बनाया जाए, वो बनाए बेशक, लेकिन ये है कि जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स होती हैं उनके भी हकूक़ होते हैं। और जहाँ तक कि ये कुन्नर दरिया की बात है, ये चित्राल से निकलता है, तो ये चित्राल से जो पाकिस्तान का पानी है वो काबुल में जाता है, कुछ अर्सा कुन्नर के प्रोविंस में चलता काबुल में जाके गिरता है, फिर वो उसी तरीके से वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो जाहिर है कि अगर वो एक ऐसे तरीके ऐसा कोई करते हैं कि हमारे डैम और हमारे पानियों को या हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, तो हमारे पास हथियार मौजूद है, उसके बारे में हमें फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यह है कि इस जी ठीक है, आपने कहा कि हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं तो फिक्रमंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, वापस आएंगे तो बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन है, पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की ख़्वाहां है और तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर कर रही है। नंबर गेम क्या है और इम्कानात क्या हैं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने पर पीपल्स पार्टी गौर कर रही है और इसकी हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद दी जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया सलमान साहब, क्यों इंटरेस्टेड है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए? इसकी टाइमिंग पर आप क्या देखिए? टाइमिंग ये है कि अभी कुछ रोज़ पहले वहाँ पर एक बड़ा अवामी रद्दअमल सामने आया। हाँ। और मैं उस वक्त नोट कर रहा था कि वो जो अवामी रद्दअमल था वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ था, वो इस प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं ले रहे थे। इन पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है
कि इस प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह लूट मार नहीं होने दी जो माजी में चल रही थी। अच्छा। इसलिए कि इस प्राइम मिनिस्टर ने बनने के बाद 6 माह तक तो कैबिनेट नहीं बनाई, उसके बाद उसने वज़रा को पाबंद कर दिया कि आप भर्तियां नहीं करेंगे, डेवलपमेंट कामों में आपका रोल नहीं होगा, और उनका पेट्रोल महदूद कर दिया। अच्छा। ये उस पर चार्जशीट है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होती है, मुजफ्फराबाद में भी उसी की होती है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 2016 में इलेक्शन हुए तो नून लीग की 25 नशिस्तें थी, और जब 2021 में हुए तो उनकी रह गई 7, और पीटीआई जिसकी 2016 में 2 थी उनकी हो गई 26। और ये सारा बिखर गया। पहले आया सरदार तनवीर अलियास, फिर आया अब्दुल कयूम नियाजी, फिर ये मखलूत गवर्नमेंट बन गई है। वो जो डॉक्टर साहब एक लफ्ज़ कहा करते हैं ना, अदम वबस्की, ये लूट मार का प्रोग्राम है सारा। अच्छा। जबकि लोग दूसरी साइड पे खड़े हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं हैं। और ये मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत ने संजीदगी से मामले को दबाया हुआ है। ये रद्द-ए-अमल जरूर होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों चाहती है, क्या मकासद है? 6 माह बाद इलेक्शन हो जाना है वहाँ। देखिए वहाँ तो इलेक्शन आ ही रहा है कुछ अरसे के अंदर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके अब क्या करेंगे इस स्टेज के ऊपर। दूसरा ये है कि मैं ये समझने से कहा, आज जो मीटिंग हुई है पीपीपी की, ज़रा उसमें देखें कितने कश्मीरी लोग मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर। यानी ये हमारी पार्टियों ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पार्टियां कहाँ चली गईं? हमने कभी माजी में जिक्र ज़रूर सुना है, लीडरों के नाम भी सुने हैं, लेकिन वो नहीं है। अब आज ही आप चेक करें कि जो ये मीटिंग हुई है उसमें कश्मीर के लोग कितने शामिल थे। 17 से 27 हो गए हैं आज। हाँ, 10 कहाँ से आए हैं? बस तो यही तो चक्कर है इसका जो है। तो जब तक आप वहाँ के लोगों को ये एहसास नहीं दिलवाते कि वो रेलेवेंट हैं सिस्टम के लिए, उस वक्त तक वही सूरत हाल होगी जो कि आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि वह कश्मीर के अंदर ये है कि लोग एक तरह सोच रहे हैं, कुछ लोग अपनी तरह सोच रहे हैं। तो जब तक आप ये हम आहंगी नहीं पैदा करते, दूसरा ये है कि कश्मीर की जेन्युइन लीडरशिप को इमर्ज करने दें। ठीक है। ये जो तरीक़ाकार है कि इस्लामाबाद बैठ के एक इस तरह हुकूमत चलाता है जैसे वो इसका कोई कश्मीर जो है उसकी कोई कॉलोनी है। ये लफ्ज़ स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी वो इस तस्वुर को ख़त्म करना चाहिए। कश्मीरियों की अपनी पार्टीज़ कहाँ चली गई हैं, और ये फैसले जरदारी साहब करेंगे, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब करेंगे, या इमरान और उनके इर्द गिर्द के लोग करेंगे। सेंसिटिव जगह है जी, है जी, सेंसिटिव जगह है कश्मीर जो है। नहीं, सेंसिटिव है, लेकिन सेंसिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वहाँ की तंजीमों को काम ना करने दें। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि अगर कुछ अरसे बाद वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है तो उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही क्या है? मज़हर अब्बास साहब, आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को 100% दुरुस्त समझता हूँ। ये जो हमारा तर्ज़ सियासत हो गया है, पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ वो करती थी, उसमें सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब की पार्टी होती थी, प्योरली कश्मीर के अंदर कश्मीर की सियासत होती थी, कश्मीर की अपनी सियासी जमातें होती थी। अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या तहरीक इंसाफ या किसी जमात को भी वहाँ पॉलिटिक्स करनी है तो वो कश्मीर के, ये इजलास कश्मीर के अंदर क्यों नहीं है, मुजफ्फराबाद में क्यों नहीं है इजलास? एग्जैक्टली। ये सारे इजलास, सारे कश्मीर के इजलास इस्लामाबाद में क्यों होते हैं? ये बाकायदा थ्रू लेजिस्लेशन होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कश्मीर का फैसला नहीं होना चाहिए। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अंदर होना चाहिए। वहाँ की सियासी जमातों को आपके भले अगर वहाँ आप चाहें, आपकी वहाँ जो पीपल्स पार्टी एक्टिव है, मुस्लिम लीग एक्टिव है, लेकिन प्योरली वहाँ की लीडरशिप हो और इस्लामाबाद की लीडरशिप उसका फैसला ना करे। ये पॉलिटिक्स को हम मिचोड़ ही नहीं होने दे रहे, हम सियासत को मिचोड़ ही नहीं होने दे रहे। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब होने दें इलेक्शन। वहाँ की जमातों को अब कोई हमारे यहाँ वेट एंड सी वाला पॉलिटिक्स ही नहीं हो रही। आप माजी में भी देख लें, 2022 में कितने 1.5 साल रह गए थे ना इमरान खान साहब को, हो जाने देते इलेक्शन, इंतज़ार कर लेते। वो वैसे ही उनकी पॉपुलैरिटी नीचे आ रही थी। नहीं, कहीं ना कहीं पीछे से कोई पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है, उसके नतीजे में फिर ये पूरा सिस्टम जो है वो आप हिला कर रख देते हैं। अब कश्मीर में खुदा के लिए, कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं,
उनको इलेक्शन होने दें और सारी सियासी जमातें मिलकर ये तय करें कि कश्मीर की पॉलिटिक्स कश्मीर के अंदर होगी, कश्मीर के अंदर की जमातें जो है वो पॉलिटिक्स करेंगी। ये इस्लामाबाद में बैठ के, ये चाहे इन इलाकों में बैठ के, खुदा के लिए हम कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाते हैं ये पॉलिटिक्स करके। ठीक है, हम बेसिकली हम नुकसान पहुंचाते हैं उस पॉलिटिक्स को। आप करें ऐसे पॉलिटिक्स से कश्मीर कॉज को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी को इतनी जल्दी क्या है, क्यों नहीं इंतज़ार किया जा रहा है इलेक्शंस का? उनको इक़्तिदार के लिए किसी चीज़ की इतना बड़े इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उनको इक़्तिदार चाहिए। उनको कश्मीर के इस्तेहकाम और कश्मीरियों के हकूक़ या जमहूरियत की कोई परवाह नहीं है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि आप कुछ हिंदुस्तान और जो मकबूजा कश्मीर है उससे कुछ सबक हासिल करें। वहाँ उन्होंने जो कश्मीरी सियासी जमातें हैं उनकी सियासत को ख़त्म किया। कांग्रेस पार्टी आई, फिर इसके बाद बीजेपी आई। जब कांग्रेस आई और कांग्रेस ने मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर हुकूमत वहाँ पे बनाई, तो उसके रद्द अमल के तौर के ऊपर वहाँ पे तारीख चली। यही कुछ तो आप कर रहे हैं। आप देख लेना, ये जो इस वक्त करने जा रहे हैं वो जिस तरीके से सारे कश्मीरी मिलकर वो यकजहती कमेटी में सड़कों पे निकल आए थे, इसी तरह से निकल आएंगे कि उनके मुतालबे जायज़ नहीं है कि पाकिस्तान में यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के, कराची में बैठ के जो सिंध के वडेरे हैं वो फैसला करेंगे कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में। हमारा तारीखी मौक़िफ़ क्या है कि कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कम से कम कश्मीर की सतह तक कश्मीर की ही सियासत होनी चाहिए, वहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस अंदाज में एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।